अस्सलाम वालेकुम. नमस्कार. इथं व्यासपीठावर उपस्थित असलेले डॉक्टर शादाब मूसा, इकबाल साहेब, बदरुल इस्लाम साहेब, नौशाद उस्मान साहेब, हाजी मेहदी, बाकी सगळे जमात इस्लामीचे पदाधिकारी, इथं उपस्थित सर्व पत्रकार मित्रांनो, श्री नौशाद उस्मान यांनी मला सांगितलं आहे की आज चर्चेसाठी जो पण विषय ठरणार आहे तो आहे शोषित पत्रकारांच्या समस्या. तर या विषयावर काही फॅक्ट्स जे आहेत माझ्यापुढे ते मी मांडणार आहे. त्या अगोदर जैसे नौशाद ने बताया, बाळ शास्त्री जांभेकर इन्होंने महाराष्ट्र का पहला मराठी न्यूज़पेपर प्रकाशित करना स्टार्ट किया था. वो डे था 6 जनवरी 1832. तब से इसको दर्पण दिवस के नाम से मनाया जाता है. आप में से बहुत लोगों को उनके कुछ इतिहास के बारे में पता नहीं होगा. 2-4 लाइन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं. जब उन्होंने बाहर निकाला था, शायद हम में से कोई भी उतना छोटा नहीं है जितने छोटे वो थे. उनकी एज सिर्फ 20 ईयर्स थी, 20 साल. 1812 में उनका जन्म था. 1846 में वो इस विश्व से चले गए. 34 ईयर्स की सिर्फ एज थी, 34 ईयर्स की, जिसमें 14 साल उन्होंने जर्नलिज्म के अंदर गुजारा है. और पेपर भी कैसा था उस ज़माने में, देखिए, इट वाज बाइलिंगुअल, द्विभाषिक जिसको हम कहते हैं. आधा मराठी में छपता था और आधा इंग्लिश में छपता था. मराठी में इसलिए कि महाराष्ट्रियन लोगों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अवेयरनेस ला सके मराठी लोगों में, और उसके बहुत से रिजल्ट्स देखने को मिले, उसी समय से देखने को मिले. और आधा इंग्लिश में इसलिए निकालते थे कि अंग्रेज़ों तक भी वो बात पहुँचे और वो भी जो है तो जागरूक हो जाए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो हमारी नींव ही जर्नलिज्म की जो है, सबसे पहला जो मराठी न्यूज़पेपर है वहीं से पढ़िए. और वो अभी यहाँ कॉमर्शियल प्रायोरिटी के अंदर कहीं तो थोड़ी खिसकती हुई नज़र आती है. और इसी का सबसे बुरा असर मित्रों हमारे पत्रकारों पे पड़ा है. मैं पिछले 20 साल से ज़्यादा इस पेशे के अंदर अध्यापन भी कर रहा हूँ और मैं ख़ुद भी वर्किंग जर्नलिस्ट के रूप में काम करता हूँ. जैसे हमारे नई क्लासेस स्टार्ट होती है, बच्चे आते हैं, 25, 30, 40, 50 बच्चे जो भी बैठे रहते हैं, हम उनका इंट्रोडक्शन लेते समय उनको पूछते हैं कि आप पत्रकारिता में क्यों आए हैं. बड़े इंटरेस्टिंग आंसर मिलते हैं. तब समझ में आता है, उनको देखकर थोड़ी मन में नाराज़गी आती कि यार ये बेचारे के सपने सही हो पाएंगे या नहीं, ये बेचारी के सपने सही हो पाएंगे या नहीं. कुछ बच्चे उसमें से सीधे बोलते हैं शोषित समाज के शोषित लोग, इनको न्याय दिलाने के लिए हम आ रहे हैं. मेरा मन अंदर ही मुझे उत्तर देता रहता है कि बेटा, पत्रकारों से ज़्यादा शोषित प्राणी इंडिया में है ही नहीं. सबसे ज़्यादा शोषित प्राणी तो यही है, चारों तरफ से पटके खाता है, मर जाता है, मरने के बाद भी जो है तो उसका वही हाल बाकी रहता है. और कोई बहुत नई बात नाही आहे. माझे जे इथं सहकारी बसलेले आहेत त्यांना माहीत आहे, आपण औरंगाबादमधनं सुद्धा अनेक पत्रकार मित्रांना हरवलेलं आहे कोविडच्या काळामध्ये. संदीप काळेसारखे मित्र असतील, राहुल डुवाळेसारखे असतील, रफीउद्दीन सारखे लोक असतील, हे निस्वार्थपणे समाजाची सेवा करत होते. ये लोगों को हमने यहाँ पे खो दिया है. आप कभी किसी ने ये सोचा है कि उन गरीब, उनके साथी जो पत्रकार हैं, इनके अलावा किसी ने कभी उनके घर पे जाके ये पूछा है सिचुएशन क्या है, ये देखी है, किस आर्थिक कठिनाई से उनके परिवार गुजर रहे हैं, ये किसी ने देखा है? नहीं देखा है. शोषित प्राणी. आपको एक आंकड़ा बता दूँ कि भारत में कोविड के आने के बाद से मई 2020 तक
मई 2020 तक 474 पत्रकारों ने कोविड के कारण अपनी ज़िंदगी खोई है। और दे वर ऑल वर्किंग ऑन द फील्ड, ऐसा नहीं है रिटायर्ड थे यार अंदर ही बैठे थे यार, सब फील्ड पर काम कर। 474 नोटेड है। और ये नोट करने वाली देखिए, नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया इंडिया NWMI, इन्होंने बताया है कि 474 पत्रकारों ने अपनी ज़िंदगियाँ खोई है। ये फिगर देखने के बाद मुझे लगता है कि इसमें से मैक्सिमम लोगों के परिवार वो कठिनाइयाँ भुगत रहे होंगे जो मैंने औरंगाबाद के कुछ पत्रकारों को देखने के बाद आपको बताई है। आर्थिक कठिनाई क्यों, इन्होंने यहाँ पर फिर से जो है तो दरार डालकर रखी है। एक्रेडिटेड, नॉन एक्रेडिटेड, अधिस्वीकृति आणि अधिस्वीकृति नसलेले पत्रकारों को हमने ये फैसिलिटी दी है, वो फैसिलिटी दी है, ट्रैवलिंग में 50% चार्ज, गेस्ट हाउस फ्री किया है। ये मिथ्य, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अधिस्वीकृति प्राप्त है, जो एक्रेडिटेड है। बाकी जो अनएक्रेडिटेड है इनके लिए इसमें से कोई भी फैसिलिटी नहीं है। और दूसरा और एक मुद्दा आपको पत्रकारों के बारे में बता दूं कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर बैठे, जैसे हमारे उज्ज्वल महाराष्ट्र वाले बैठे और भी कुछ लोग आए हैं, तो ये यूट्यूबर्स कहलाते हैं। बहुत से इसके अंदर से डिजिटल जर्नलिस्ट हैं जो पोर्टल्स के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। ये पोर्टल्स के लिए रिपोर्टिंग करते हैं इस, और वो क्यों आए हैं, न्यूज़पेपर्स टेलीविज़न चैनल्स में भी करने वाले यहाँ पर बैठे हैं, वो लोग ये इसके लिए करते हैं तो उनको दुय्यम नज़रिए से देखा जाता है। जब पब्लिसिटी की बात हो तो इनको सबको वेलकम किया जाता है, आइए लीजिए मेरी बाइट लीजिए और स्टोरी बनाइए। आप किस पोर्टल के लिए करते हो, आप यूट्यूब के लिए करते हो, मेरी स्टोरी बनाइए बताइए। लेकिन जब उनको कोई फैसिलिटी देने की बात आती है तो उनको पत्रकार ही काउंट नहीं किया जाता है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस पर एकदम क्लियर कुछ तो स्टेटमेंट देना चाहिए, वेदर दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ जर्नलिस्ट और वेदर दे आर नॉन जर्नलिस्ट। ये क्लियर करना चाहिए तो उस हिसाब से वो बेचारे मेहनत करेंगे। अदरवाइज मेहनत करते करते उनकी लाइफ भी चली गई। समाज के लिए वही काम किया है जो प्रिंट मीडिया, जो टेलीविज़न मीडिया के जर्नलिस्ट करते, ये वही काम करते, वही सोशल काम करते समय इन लोगों ने अपनी जान खो दी है। और इनके परिवार आज अगर आप देखोगे तो बहुत भुगत रहे हैं। 474 इज़ नॉट अ स्मॉल फिगर। इसमें से मैं बता दूं आपको कि हार्डली 20% ऐसे लोग होंगे जो एक्रेडिटेड है, बाकी नॉन एक्रेडिटेड। तो मुझे यह लगता है कि इस दर्पण दिन के ओकेजन पर यहाँ पर हम मराठी पत्रकार दिन मना रहे हैं, तो गवर्नमेंट से एक डिमांड करनी चाहिए कि एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड इस तरह के जो आप बाइफर्केशन और क्लासिफिकेशन करते हैं इसको रद्द कीजिए और सरसकट इनको जो है तो आप मदद कीजिए ओवरऑल। अगर इस तरह कुछ होता है, इंश्योरेंस उनके पास नहीं है। अभी नौशाद भाई ने बताया कि जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स होते हैं। यस, अटैक ही नहीं होते हैं। अभी मैं क्लास ले रहा था MGM के अंदर, वहाँ उनको वही बताया, शोध पत्रकारिता के ऊपर चल रहा था। बच्चे पूछ रहे थे कि सर शोध पत्रकारिता अभी देखने क्यों नहीं मिलती। मैंने कहा शोध पत्रकारिता इसलिए देखने नहीं मिलती कि शोध पत्रकार जब शोध करने के लिए जाता है तो बाद में सबको मिलकर उसका शोध करना पड़ता है, कहाँ गायब हो गया। ये बहुत से इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। सिर्फ मारा नहीं जाता नौशाद भाई, गायब हो जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते। तो उनके गायब होने के बाद देखिए समाज के लिए काम करते हुए जब वो मिस हो गए या फिर उनका मौत हो गई, मार डाला गया, हाथ पैर तोड़ डाला गया, उस समय उनके पास इंश्योरेंस नहीं होता है क्योंकि सैलरी कम होने की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरी एक डिमांड ये रहेगी कि गवर्नमेंट ने जितने भी जर्नलिस्ट हैं इनके इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने करानी चाहिए। साथ ही इनके हेल्थ इंश्योरेंस भी उतने ही इम्पोर्टेंस रखते हैं क्योंकि बहुत से जर्नलिस्ट हमारे जो जिनकी डेथ हुई है, ये लोग इलाज पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खर्च नहीं कर पाने की वजह से जान से गए हैं। तो मुझे लगता है इनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात, इनको जर्नलिज़म के जो एजुकेशन है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कोई फ्री में प्रावधान करना चाहिए, या नहीं तो जो जर्नलिज़म के जो कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन होंगे गवर्नमेंट की ओर से इसको स्टार्ट करें और इनको फ्री में प्रशिक्षण वगैरह दे, ताकि जर्नलिज़म की क्वालिटी हमारे पास जो यूट्यूबर या इधर डिजिटल से आ रही है वो और थोड़ा ऊपर जाए। बहुत बार हमने ये भी सुना है फील्ड के अंदर कि भाई आप लोग तो मेन स्ट्रीम से हो, लेकिन ये यूट्यूबर्स और ये डिजिटल वाले ऐसा करते हैं, यूँ करते हैं, त्यों करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरे जो जर्नलिस्ट यहाँ पर दोस्त बैठे हैं इनको,
कि उनको उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो लोग पेड न्यूज़ छापते हैं। वो पेड न्यूज़ नहीं कहलाती है। पे वॉल और पेड न्यूज़, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पैसा कमाना वाइट माना जाता है और लीगल माना जाता है, वैसे इनको पे वॉल मतलब अपनी जो साइट है, डिजिटल जो मीडिया है, वो देखने के लिए अगर वो किसी को सब्सक्रिप्शन फ़ीस अगर लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पे वॉल। तो वो क्यों जायज़ नहीं होना चाहिए। और आपको बता दो, आप लोग से छुपा नहीं है कि मैक्सिमम पत्रकारों को जो एडवर्टाइजमेंट मिलती होगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मीडिया हाउसेस, इनको जो बहुत जगह पे मिलती होगी, बहुत कम एडवर्टाइज़र्स हो गए जो खुद की ओर से देते हैं, मैक्सिमम जगह पे डिमांड किया जाता होगा। तो ये लोग भी जब यहाँ पर डिजिटल मीडिया वाले हैं तो उनका रेवेन्यू का दूसरा सोर्स क्या है। इतना सब समय डालने के बाद हमने कुछ डिजिटल मीडिया के जो लोग चले गए यूट्यूबर्स, इनके बारे में हमने देखा है कि जाने के बाद इनके परिवार ने, अज़हर भाई आप पता अच्छी तरीके से जानते हो क्या भुगत रहे हैं ये लोग, तो इनको भी रेवेन्यू का कोई सोर्स हो, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से उनका भी असिस्टेंस होना चाहिए। और जैसा नौशाद भाई ने भी एक मुद्दा लिया था, वो मेरे पास भी यहाँ पर था। टी बिस्किट जर्नलिस्ट, चाय बिस्किट वाले जर्नलिस्ट ही उनको कहा जाता है नीचे देखने के लिए। और ये वो लोग कहते हैं जिनके लिए इन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया, मैं करता हूँ दलाल। जो किसी एक पार्टी की एक आइडियोलॉजी की दलाली करते हैं, वो लोग इनको चाय बिस्किट वाले बोलते हैं। उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं जिन्होंने 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और दूसरे जर्नलिस्ट के साथ निवेदक का काम करते थे। मैं नाम किसी का लेने वाला नहीं हूँ। लोग बोलते हैं कि नाम लेने से बदनाम होता है, इसलिए बोलने वाला नहीं हूँ कि मैं अर्नब गोस्वामी या इनके उनके बारे में बोल रहा हूँ। नाम लेने में मतलब नहीं है, बट दिस थिंग्स हैपनिंग। ऐसे कुछ ब्लैक शिप है जो उनको टी बिस्किट्स वाले जर्नलिस्ट कहते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी हमारे को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और अटैक के साथ ही जो उन्होंने एक बात इम्पोर्टेंट रखी है, वो है रजिस्ट्रेशन और एनलिस्ट करने का। किस बेस पर न्यूज़पेपर्स वीकली हो या डेली हो ये एनलिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट के लिस्ट पे कैसे आते हैं, इसका क्राइटेरिया प्रैक्टिकली जो लोग काम करते हैं उनको, स्पेशली जो फील्ड में काम करने वाले फील्ड वालों को या डेस्क वालों को नहीं मालूम रहता। मैनेजमेंट वाले जानते हैं कि वो किस तरह से लिस्ट पे लाए जाते हैं पेपर्स। तो मुझे लगता है कि इन्होंने किसी एक कुछ न्यूज़पेपर तक लिमिटेड ना रहते हुए सभी न्यूज़पेपर को, जो भी अच्छे चल रहे रेगुलर है, इन लोगों को ज़्यादा परेशान ना करते हुए इन लोगों को लिस्ट पर लेना चाहिए। उनको भी गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए ताकि जर्नलिज़म सर्वाइव हो सके। जैसे सोशल वर्क के लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट वगैरह दिए, वैसे अगर इसके कोर्सेज़ के लिए भी अगर मुहैया करे तो जर्नलिस्ट को शायद नॉमिनल चार्जेस के ऊपर अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है। कैमरेस किस तरह से हैंडल करने चाहिए, P2C कैसे देना चाहिए, लैंग्वेजेस कैसे यूज़ करनी चाहिए, बाकी स्टोरीज़ कैसे डिलीवर करना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये सभी ट्रेनिंग उनको दी जा सकती है, जिससे अल्टीमेटली समाज का ही फ़ायदा होगा। ये चंद मुद्दे मेरे पास थे पत्रकारों को लेके जो मैंने यहाँ पर रखा है। और एक लास्ट मुद्दा जो इनका रखूँगा, पत्रकारों के जॉब सिक्योरिटी के बारे में। इसके बारे भी हमको सबको सोचकर कुछ डिसाइड करना होगा कि आज आप यहाँ हैं, 1 महीने के नोटिस के बाद आप वहाँ पर नहीं रहते हो, भले ही आप वर्किंग जर्नलिस्ट हो, उसके ऑर्गेनाइजेशन के आप पदाधिकारी हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, आप वहाँ पर नहीं रहते हो। तो जॉब सिक्योरिटी का हमारे फील्ड में, और कोरोना के नाम पर बहुत जगह पर इस तरह का शोषण पत्रकारों का मालिकों के द्वारा हुआ है। बहुत स्विच ऑफ हुए, स्विच ऑन हुए, ये सारी चीज़ें चलती रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को सबको बैठ के कुछ तो एक उसके बारे में बनाना पड़ेगी। सिर्फ ऐसे नहीं कि 6 जनवरी आई, पत्रकार दिन है, दर्पण दिन है, उस ओकेजन पे हम मिले और हमने बात की और द एंड उस दिन। अब वही अगले 6 को होगी या फिर कोई राष्ट्रीय पत्रकार दिन होगा, तब चर्चा होगी, फिर उसके बाद फिर एंड। तो समथिंग ये कुछ चलना चाहिए। अगर देखिए हम मांगेंगे तो ही गवर्नमेंट को रियलाइज़ होगा कि भाई सचमुच में इसकी कोई डिमांड है जो लीगल है और इसको पूरी की जानी चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल। तो ये किया जा सकता है। ये कुछ बातें थी जो मुझे बोलना था। मुझे यहाँ पर जमात इस्लामी की ओर से बुलाया गया और 2 वर्ड्स और पत्रकारों के जो शोषण है उसके बारे में कुछ बोलने का मुझे मौका दिया गया। इसके लिए मैं सभी को थैंक्स देता हूँ दिल से। थैंक यू।